नहीं सर, वो तो अपने मेंटली अपने आप बिजी तो रखना है। ऐसे पता नहीं कड़ी परेशानियां सोचते रहने, है ना, कितनी बड़ी बड़ी है। अभी तो टाइम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा, राज्य में लागू हुआ एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा, विपक्ष के ईवीएम के सवालों का भाजपा ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस हारने पर बनाती है ईवीएम का बहाना। पंचकुला स्थित आईटीबीपी भानु केंद्र ने मनाया अपना 63वां स्थापना दिवस। महानिदेशक ए आनंदपाल सिंह निबाड़िया ने कहा, संस्थान का रहा है गौरवशाली इतिहास। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने रोहतक में की सदस्यता अभियान से संबंधित प्रवास बैठक की अध्यक्षता, कहा साधारण सदस्य के बाद बनेंगे सक्रिय सदस्य, कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कल 15वीं विधानसभा के शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक ये जानकारी समय पर पहुंच सके और इसका लाभ उठाया जा सके। कोर्ट ने फैसला दिया था जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के, इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेंगे। वहीं प्रदेश के विधानसभा के आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल 7 विधेयक प्रस्तुत किए गए। इनमें हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा ग्राम श्यामलाद भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक 2024 तथा हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और फिर 2:45 तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। 18 नवंबर को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन में चुनाव प्रक्रिया संबंधी विषय न उठाएं, ये मेरा सदन से आग्रह है। सत्र में शामिल कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व राजेश नागर ने विधानसभा की मीडिया गैलरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल ईवीएम का बहाना बना रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम सही है और जहां हार जाती है वहां ईवीएम पर दोष लगाती है। कांग्रेस के नेता भाजपा की जीत को पचा नहीं पा रहे। सरकार ने 24,000 युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा के लिए विधानसभा के नए भवन को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले का जल्द ही हल हो जाएगा।
जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना है। और ईवीएम के बारे में इतनी इलेक्शन कमीशन ने कई से पेश की रिपोर्ट भी ने पेश कर दी, सारे तथ्य भी ने बता दिए। लोकसभा चुनाव होके चुका, उसमें तो जीत का जश्न मना रहे थे जब ईवीएम कहीं नहीं थी। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। इन लोगों को क्योंकि इतना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है कि अपनी कलम से पहला काम 24,000 बच्चों को बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया। इतना बड़ा उसका जो पॉजिटिव रिएक्शन पब्लिक के अंदर मिला, ये ज़रूरत है, ये टेक्निकल पॉइंट है और इसे पूरा करेंगे। थोड़ा बहुत राजनीति किस तरीके का होता है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है, ज़रूरत है विधानसभा की जहाँ पर नया बनाना है। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद, कालका से शक्ति शर्मा और सोनीपत से निखिल मदान ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। कांग्रेस चुनाव में कह रही थी कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ जन कल्याण के हित में कार्य किए हैं। बिना पर्ची नौकरी देने की प्रक्रिया को सार्वजनिक मंचों से सराहा है, जिससे हम 3.25 करोड़ प्रदेशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा की सरकार सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। भाजपा की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्रवाद और परिवारवाद की जो संकीर्ण सोच के ऊपर उठकर काम किया है। एक ऐसा समय भी था जब केवल एक क्षेत्र का विकास हुआ करता था। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का मॉडल देश भर में मशहूर हुआ। योग्यता पर नौकरी मिली, ये हमारी सरकार ने पहले भी सुनिश्चित किया है, आगे भी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ जो आज हरियाणा में सरकार बनाई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके स्वामित्व योजना के तहत शहरों के अंदर जो 20-20 साल से लोग बैठे थे जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक देने का काम किया सरकार ने। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में नई हरियाणा विधानसभा बनाए जाने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। वे आज विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया गैलरी में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले परिसीमन के बाद हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ईवीएम के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलने की जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें सिलेबस है कि अगर कांग्रेस हार जाए तो पहले चुनाव आयोग को दोष देना और फिर ईवीएम पर दोष लगाना। जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दो। ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर बकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने ईवीएम को दोष लगाना। ये इनको सिखाया जाता है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन सीटों से आप जीते हो क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी? बीजेपी राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने आज चंडीगढ़ स्थित विधानसभा भवन में पत्रकारों से बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब ईवीएम की बात नहीं आती, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठा जाता है। कांग्रेस सिर्फ बापू बेटा की पार्टी बनकर रह गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की जनता को पता चल गया था कि एक तरफ तो है सभी वर्गों का समान विकास, बिना पर्ची व खर्चे के सरकारी नौकरियां, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था। भाजपा की नीतियों ने पूरा विश्वास जताया। वहीं हरियाणा में कांग्रेस द्वारा अब तक नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने पर उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है उनको अपने आप पीछे हटना चाहिए। दुर्भाग्य है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार आती है वहाँ ईवीएम की बात नहीं कही जाती। जब भी जहाँ पे हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठ जाता है। सच्चाई ये है, सब जानते हैं कि जो हालात थे हरियाणा के अंदर वो बद से बदतर थे। इन द सेंस कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। और वो लोगों को समझ आ गई थी कि एक तरफ तो है विकास, एक तरफ है बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां, एक तरफ है पूरी तरह से समान तरीके का जो है सबको आगे लेकर चलना, दूसरी तरफ था पूरी तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कि जिनके नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ऐसी बुरी हार हुई है तो उनको अपने आप पीछे हटना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वो हालात होते नहीं हैं और ये कांग्रेस के अंदर जो है ये इस बारी तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सेशन शुरू हो रहा है और जो है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना गया। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन के निर्माण हेतु मंजूरी मिल गई है। कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 10 से 12 एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को। तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंचकुला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु ने आज 63वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड की सलामी के साथ हुई। महानिरीक्षक ए आनंदपाल सिंह निम्बाडिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी अधिकारियों को संस्थान के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा। इस मौके पर संस्थान के पूर्व प्रमुख रहे NK मिश्रा, MC भट्ट और ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों ने भी अपने संबोधन में अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर संस्थान की पत्रिका हिम आधार के विशेषांक का विमोचन किया गया, जिसमें संस्था का इतिहास तथा कई अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिमवीरों ने कई प्रदर्शन दिखाए। फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए हमने अपने जो पूर्व के हेड ऑफ द ऑफिसेज रहे हैं, अधिकारी रहे, सभी से आने का अनुरोध किया था। आए और हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी जो है मार्गदर्शन का काम भी करें। आने वाली पीढ़ी है, इनको भी पता रहे कि आज जो BTC है इसका इतिहास क्या है और कैसे शुरुआत हुई है, किन्होंने क्या क्या कार्य किया है। क्योंकि यही जनरेशन है जो आज ट्रेनिंग करके कल को सिपाही बनेंगे, इसके बाद वो फोर्स का एक एक्टिव मेंबर रहेंगे, अलग अलग भारत के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और वापस उन्हें जब कभी BTC में एज इंस्ट्रक्टर या किसी न किसी पद पर वापस आना होगा तो वो चीज़ को आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। डोमिनिका ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ये सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए PM मोदी के प्रयासों के लिए दिया जाएगा। साथ ही ये सम्मान दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके संपर्क को मान्यता देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में PM मोदी के योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उनके समर्पण की मान्यता में दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज रोहतक में सदस्यता अभियान से संबंधित प्रवास बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया व संदीप जोशी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब
55 लाख मत हासिल हुए थे। ऐसे में पार्टी ने प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बडौली ने बताया कि पहले साधारण सदस्यता का काम पूरा होगा और फिर सक्रिय सदस्य बनेंगे। इसके बाद प्रत्येक बूथ कमेटी और फिर मंडल का चुनाव होगा। तत्पश्चात जिला व प्रदेश कमेटी का चुनाव होगा। प्रदेश कमेटी के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तब तक किसी भी दूसरी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता को पार्टी में शामिल करने का कार्यक्रम नहीं रहेगा। साथ ही जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें भी शामिल नहीं कराया जाएगा। अभी ये सदस्यता अभियान चला है, किसी भी प्रकार की नई ज्वाइनिंग जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रमों की होती है, पटका डाल के किसी की भी हम ज्वाइनिंग करवाने पर, जब तक ये संगठन का कार्य चला है, हमारा साधारण सदस्यता का काम पूरा होगा। उसके बाद हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे। सक्रिय सदस्य बनने के बाद प्रत्येक बूथ की कमेटी का हमारा चुनाव होगा। उसके बाद हमारा मंडल का चुनाव होगा। मंडल के बाद हमारा जिले का चुनाव होगा और जिले के बाद प्रदेश का चुनाव होगा और प्रदेश के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और जब तक वो चुनावी प्रक्रिया चलेगी तब तक किसी भी को दूसरी पार्टी का कोई ज्वाइनिंग करने का प्रोग्राम उस प्रकार का राजनीति का नहीं रहेगा, या जो छोड़ के चले गए ना उनका रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आखिरी पड़ाव में है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है और उनकी ना कोई नीति ना कोई नेता है। कांग्रेस एक दल न होकर एक पारिवारिक पार्टी बन गई है। वे अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष व कांग्रेस ने डीएपी को लेकर झूठा प्रचार किया है। वो समाप्ति की ओर है। मैंने पहले भी चुनाव के समय कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत होना है, वो नजदीक है और कांग्रेस अपने आखिरी पड़ाव में है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, ना कोई नीति है ना कोई नेता है। और कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की आपसी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई से अपने परिवार की लड़ाई में आ चुकी है। वो अपने परिवारों को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल ना होते हुए एक पारिवारिक पार्टी बन गई और वो अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे। प्रदेश में धुंध के साथ धुआं जमा होने से आसमान में स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में दृश्यता 20 मीटर से कम रह गई है। धुंध व स्मॉग की वजह से कई स्थानों पर हादसे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्मॉग की वजह से ट्रेनें में उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। सभी जिलों का QI लगभग खराब श्रेणी या बहुत खराब श्रेणी में है। आज हिसार में सुबह घने कोहरे के कारण हांसी जिंद रोड पर एक ट्रक और हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई। बस गांव पेटवाड़ गांव से हिसार जा रही थी। हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। घायलों को नारनौंद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हिसार रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसा होने की जानकारी जुटा रही है। बस में सवार लोगों ने बताया कि आमने सामने से टक्कर हुई, जिससे बस में सभी को चोट आई। वहीं घायलों ने कहा कि मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, जिसमें बैठकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बस बेटी है ना, हमने तो जब पता लगा सारे घायल हो रहे हैं, पता ही नहीं लगा जी हमको तो किस टाइम होया बेटा। बस एम्बुलेंस पहुंची है जी। हम जा रहे थे जी नारनौंद से टट्टा। काम करते हैं जी, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी के लिए काम पे जा रहे थे। बस में बैठे थे और गाड़ी थी, उसकी बोरी भरी थी, लोड की हो रही थी, उसका मां टक्कर लग गई। 20-25 सवारी थी जी। हम रोटी आई थी, काम पर जावा थे, हम डट्टा जावा थे जी नारनौंद से। हमारे चोटा गणिया लागी जी, गणी लागी बेचारियां, सबका लाग रही बाटत है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक धान लेकर हांसी से पुंडरी की तरफ जा रहा था। ट्रक को ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस सीधी रॉन्ग साइड में चल रही है। कम से कम 12 बंदे रामता जी। किसी की टांग टूटी, कुछ ड्राइवर की जरा सीरियस है। ट्रक ड्राइवर की जरा सर पैट गया जी बीच में जी। एक्सीडेंट तो जो बस वाला ओवरटेक करने के चक्कर में जी ट्रक ड्राइवर तो सीध में है जी, अपनी लाइन में है, ये बस वाला दूसरी लाइन में जा रहा है। बस वाला की गलती जी दिखा जी इसमें। उधर कैथल में भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार स्मॉग व धुंध की वजह से सड़क वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैथल ट्रैफिक पुलिस द्वारा धुंध के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए जा रहे हैं और वाहन चालकों को धुंध के समय वाहन की लाइट्स जलाने व सड़क पर बनी सफेद पट्टी को देखकर वाहन चलने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
और जो बड़ा साधन है शहर में ना घुसो, सीधे मेन रोड से निकलो और सभी छोटे साधन बड़े साधन के क्रॉस करते समय ज्यादा जल्दी ना करो, आराम से निकलो। धुंध का मौसम है, एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा होता है। अभी यही बोल रहे हैं भाई, अपना सफेद पट्टी के इशारे में और आराम से चलो। छोटे साधन को भी समझो भाई, वो तारे साथ चल रही है। भीड़ भड़ाके से आराम से जब चौक पे भीड़ हो जाती है रोकते हैं और आराम से निकालते हैं। ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम जनता के प्रति पूरी तरह सचेत है। मौसम में बदलाव को देखते हुए इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए हर पुलिस अधिकारी को यह पूरी तरह से बोला हुआ है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इसलिए हम लोगों को सचेत रहना चाहिए और जनता को सचेत करना चाहिए। वहीं ये धुंध गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। खेतों में काम करे किसानों ने कहा कि ये कोहरा गेहूं की फसल के फुटाव के लिए अच्छा होता है और फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। धुंध पड़ रही है ना जो, ये बहुत लाभदार है, जिम्मेदार के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो इसमें फटाव भी अच्छा आता है तो फसल भी अच्छी होती है। 60 या 65 मन के पास होती है ये। तो हमने मतलब ये सारी देखी है। तो पहले कुछ फसलें कुछ अड़वी होती थी तो ये अच्छी होती हैं मतलब। वहीं चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने शहर में स्मॉग के कारण QI में बढ़ोतरी होने पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से सुबह व शाम को सैर ना करने की अपील की है। निर्देशों के अनुसार बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करने को कहा गया है। दिल व फेफड़ों के मरीजों से विशेष सावधानी बरतने की अपील है। बाल दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज करनाल स्थित श्रवण एवं वाणी निशक्त केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पूर्व पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर केंद्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि एवं नमन करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस केंद्र में आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। केंद्र में मूक एवं बधिर बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि सांकेतिक भाषा का हरियाणा से भी उदय हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी से इस भाषा को एवं सांकेतिक भाषा के रूप में सीखने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मूक बधिरों के लिए हरियाणा सरकार भी विशेष कार्य कर रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। बधिर जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी हमारी शिक्षा और उनकी रोजगार के लिए उनको जो भी स्किल जो है वो सिखाना काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है। आज हमारे हरियाणा ही हमारे संस्था से ही ये साइन लैंग्वेज का जो है निर्माण हुआ है और ये साइन लैंग्वेज को अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देश में सभी लोगों को इसको एक लैंग्वेज के रूप में सीखने के लिए आह्वान किया है। सभा में जो मेरा भाषण हुआ है वह जनता द्वारा भाजपा सरकार को दिए जनादेश का ही एक प्रतिरूप है। इस जनादेश को सामने रखते हुए सरकार भी पिछड़ों, SC, ST, महिलाओं और किसानों के लिए काम कर रही है। सरकार भी जो है इस जनादेश को नजरअंदाज में रखते हुए जो भी समाज के लिए जो स्कीम्स बढ़ाया जा रहा है, नए स्कीम्स आगे आ रहे हैं पिछड़े लोगों के लिए और SC, ST लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सारे लोगों के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये भावना पैदा करने के लिए कल जो मेरा सरकार का भी जो नीति है उसी को मैंने दोहराया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के पेशेवरों और विशेषज्ञों से अगले साल 5 से 9 फरवरी तक दिल्ली में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का ये प्रतिष्ठित सम्मेलन वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला आयोजन है। जाजू ने हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस IGDC में कहा कि ये उच्च श्रेणी का कार्यक्रम पूरे मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तृत सत्र में भाग लेंगे, जबकि केंद्र के कई अन्य मंत्री भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन से भारतीय प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने और वैश्विक निवेशकों को देश में आमंत्रित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 230 से अधिक स्थानीय निजी FM रेडियो चैनलों की नीलामी की जा रही है। पूरी प्रक्रिया अगले साल जनवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रसार भारती का अपना OTT प्लेटफॉर्म 20 नवंबर को गोवा में फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने इसे प्रसारण, रेडियो, लाइव चैनल, एनिमेशन, गेमिंग, न्यू मीडिया और फिल्मों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। Announced the setting up of the Indian Institute of Creative Technologies. It's actually going to be a center of excellence for animation, visual effects, gaming, and this Indian Institute of Creative Technologies is going to be a very important pillar for not just the skills requirement of the industry, but at the same time. भिवानी में आज NCC दिवस के उपलक्ष्य में NCC बटालियन द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 13 साइकिल चालक भाग ले रहे हैं और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस इस स्थान पर लौटेंगे। NCC भिवानी के कमांडिंग ऑफिस कर्नल राजेश दहिया व प्रशासनिक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुटी NC के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये रैली 14 से 23 नवंबर तक भिवानी, गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, तोशाम, हिसार से होते हुए वापस भिवानी पहुंचेगी। नशे जैसी बुराई को जड़ से समाप्त कर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। Basic message that we are giving is Nasha Mukti, then solidarity. These are the main aim of the students who are going for carrying out this expedition. The expedition will be for coming back to us on 23rd. That will be flagging in, that will take place here. Today the expedition starts from present location, that is Bhiwani, and today they will halt at Rohtak. जहाँ पर भी ये टीम पहुँचेगा वहाँ पर नुक्कड़ नाटक जैसे लेक्चर जैसे अलग अलग माध्यम से ये जो इसका जो मैसेज नशा मुक्त हरियाणा का मैसेज जो नशा का मिस यूज़ के लिए जो लोगों को जागरूक करेगा। और ये 14 तारीख से 23 तारीख तक है और इसके बीच में ये अलग अलग जगह पर रुकेंगे, जैसे रोहतक में रुकेगा, गुड़गांव में रुकेंगे, नूह में रुकेंगे, नारनौल में रुकेंगे, रेवाड़ी में रुकेंगे, चरखी दादरी में रुकेंगे। NCC प्रशासनिक अधिकारी सोमवीर व राजेश बुखी ने कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें इसे खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। रैली के दौरान साइकिल चालकों ने नशा मुक्ति के संदेश को फैलाने के लिए नारे लगाए और स्थानीय लोगों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और समाज को नशा मुक्त बनाने में मदद करें। स्पेशल मैसेज यही है कि हम सब ये ड्रग से बचें, हमारे यंग यूथ, और जहाँ जहाँ भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एक उद्देश्य यही कि कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हम सब ये ड्रग्स से दूर रहें, इससे पूरी फैमिलीज बर्बाद होती हैं। इसी का मैसेज आज हम सब NCC ऑफिसर्स, NCC के हमारे कैडेट्स इसी मैसेज को लेके हम पूरे हरियाणा के कम से कम 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में कवर करेंगे। साइकिल रैली का मेन उद्देश्य यही है कि नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, जो आज हमारे युवा नशा में लिप्त होते जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं जिससे उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। राजेश दहिया ने इस रैली का यहाँ से फ्लैग झंडा दिखाकर रवाना किया और बच्चों को या कैडेट्स को यही एक सीख दी कि आप सभी समाज के लोगों में जाकर नशा से दूर रहने की उन्हें अपील करें और नशा मुक्त हरियाणा बनाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रविंद्र कुमार जैना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अधिकारियों और कर्मचारियों को सामूहिक स्वच्छता शपथ दिलाई। दूरदर्शन चंडीगढ़ में भी आज स्वच्छता शपथ समारोह करवाया गया, जिसमें दूरदर्शन चंडीगढ़ के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। क्लस्टर हेड सुमित गोयल ने इस अवसर पर आह्वान किया कि स्वच्छता व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर से बाहर मोहल्लों और अपने कार्यस्थलों तक स्वच्छता में योगदान देना चाहिए, जिससे स्वच्छ व स्वस्थ समाज और देश का निर्माण किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में 2 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं
स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। राजधानी दिल्ली में आज से ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित देश का सबसे व्यापार मेला 27 नवंबर तक भारत मंडपम परिसर में हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत @ 2047 रखी गई है। आगंतुकों की डिजिटल इंडिया के माध्यमों से अवगत करवाने के लिए इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया पवेलियन की स्थापना कर रहा है, जो डिजी लॉकर, यूपीआई, उमंग और भाषणी जैसी 6 महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।